नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कांटों के ताज के साथ आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कोरोना और हिंसा की चुनौती ममता बनर्जी के सामने खड़ी है। उन्हें दोनों से निपटना है। वक्त मुश्किल है और उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन सवाल यह है कि दादागिरी से दीदी आखिर कैसे निपटेंगे, क्योंकि अब तक दीदी की शांति बनाए रखने की अपील बेअसर दिख रही है। सवाल उनकी अपील को लेकर, अपील के अंदाज को लेकर भी उठाया जा रहा है। राजनीतिक हिंसा पर लगाम का दीदी के पास प्लान क्या है? क्या चुनाव के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच भीषण सियासी जंग जारी रहेगी? हम इसी पर आज बात करेंगे। पिछले 3 दिन में दरअसल में हिंसा से पश्चिम बंगाल में 17 लोगों की जान जा चुकी है और तमाम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ममता बनर्जी पर, उनकी पार्टी पर, कि क्या इस चुनाव के नतीजों का मतलब तृणमूल कांग्रेस का बहुमत और 17 लोगों की जान जाना है? क्या पश्चिम बंगाल के इन चुनावों का मतलब चुनावी नतीजे और 17 लोगों की मौत है? दरअसल में ममता बनर्जी ने आज इसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया और कहा कि अब मैं कड़ाई से निपटूंगी। तो क्या ममता बनर्जी हिंसा की एक एक वारदात पर कार्रवाई करेंगी? एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारियां होंगी, या फिर ये इसी तरीके से चलता रहेगा? तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं, ये जमहूरियत की तस्वीरें हैं, ये लोकतंत्र की तस्वीरें हैं, जो बड़े सवाल खड़े करती हैं कि क्या चुनावों का मतलब यही है? क्या सियासत का मतलब यही है? इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में हिंसा का दौर चौथे दिन भी जारी रहा है। नतीजों के बाद लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। टीएमसी का दावा है कि उसके 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लेकिन शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अब सख्ती से निपटेंगी। वहीं दूसरी तरफ हिंसा के खिलाफ देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, अपनी तरफ से विरोध दर्ज कराया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो मुल्क जहां सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है, वो मुल्क जिसकी एक खूबसूरती है, वो मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर को ही एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता रहा है, क्या वहां पर नतीजों के बाद इस तरीके से हिंसा को जायज करार दिया जा सकता है? आखिर किसकी शह पर पश्चिम बंगाल में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है? क्या ममता बनर्जी चुनाव आयोग के ऊपर पल्ला झाड़कर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती हैं? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें दरअसल में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं और इन चेहरों को पहचानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ईमानदार नीयत आखिर कब दिखेगी, या दिखेगी भी या नहीं? वो लोग जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में हिंसा फैला रहे हैं, इस तरीके से आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? क्या ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई ईमानदार कोशिश करेंगी? क्या ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजों के बाद से लेकर अब तक 4 दिन में कोई ऐसी अपील की है जिसका असर वाकई जमीन पर दिख रहा है, या अपील सिर्फ प्रतीकात्मक हैं, सिर्फ सिंबॉलिक हैं? ये बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें सिर्फ ये नहीं है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इससे भी ज्यादा डराने वाली, इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। क्या ये एक लोकतांत्रिक मुल्क का वो सूबा है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं? क्या ये वो सूबा है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें तो की जाती रहीं, लेकिन जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से लेकर अब तक 17 लोगों की जान चली गई। चौथे दिन भी लगातार हिंसा जारी है, तोड़फोड़ जारी है। किस तरीके से उपद्रव और आतंक का माहौल है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की जान गई है। तृणमूल पार्टी भी अपना दावा कर रही है 7 कार्यकर्ताओं की जान जाने के साथ, लेकिन लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी के दफ्तरों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, आइडेंटिफाई करके तोड़फोड़ की गई है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या खेला होबे का मतलब ये भी था? क्या खेला होबे का मतलब ये है कि अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो इस तरीके से सत्ता चरम में आते ही आप हिंसा को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहें? अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके के हालात हैं और सवाल दरअसल में किस तरीके के खड़े हो रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत पर। ये रिपोर्ट देखिए। भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। पिछले 3 दिन से बंगाल हिंसा की आग में चल रहा है। एक तरफ मारकाट और दूसरी तरफ कोरोना। इसके बीच दीदी की तीसरी शपथ किसी अग्निपथ से कम नहीं है। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें दीदी का सिरदर्द बढ़ाने वाली हैं। बंगाल में डंडे लेकर घूम रहे इन्हीं गुंडों को काबू में करना है। ये हावड़ा में बीजेपी नेता के ऑफिस पर हमले की तस्वीरें हैं। कल हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर बमबाजी के बाद से तनाव का माहौल है। नतीजों के 3 दिन बाद भी हिंसा पर पूर्ण विराम नहीं लगा। अलग अलग इलाकों से हिंसा की ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। जिस वक्त ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ ले रही थी, उस वक्त बीजेपी नेता भी कोलकाता में हिंसा को खत्म करने की शपथ ले रहे थे। कोलकाता में जेपी नड्डा संग बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला है। मैं गया हूं उन घरों में जहां हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है। मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी और भारत के संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भारत रत्न ने जो रखा है संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास की एक नई कहानी, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम निभाएंगे। जेपी नड्डा नॉर्थ 24 परगना भी गए। हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने आज पूरे देश में बंगाल हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बंगाल में खूनी खेल के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। बीजेपी सांसद परवेज साहिब सिंह ने तो धमकी भरे लहजे में ट्वीट कर लिख दिया कि याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। हिंसा और मारकाट ने बंगाल के माहौल को बिगाड़ दिया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जान गंवा रहे हैं। हिंसा की इस आग को बुझाने की चुनौती अब दीदी के सामने है। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या सत्ता का हस्तांतरण का मतलब यही होता है जमहूरियत में? क्या चुनावों का मतलब यही है? लोकतंत्र का मतलब यही है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं। आप जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, संयुक्त निदेशक रह चुके हैं चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस हिंसा को लेकर उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब हैं, लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत को करीब से देखते रहे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब भी जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या खेला होबे का मतलब यह भी होता है कि 17 लोगों की जान चली जाए 4 दिन में? देखिए, खेला होबे का जो मतलब था वो खेला तो हो गया। अब उस खेले में चारों बार जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्प्रचार के माध्यम से सुनियोजित तरीके से बंगाल को बदनाम करने का अभियान छेड़ा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ संजय जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। क्या 17 लोगों की जान नहीं गई है पश्चिम बंगाल में? क्या हिंसा नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल में? क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी जान नहीं गई है पश्चिम बंगाल में? सब कुछ सही है? ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है सर क्या? ये मैं जो कहना चाहता हूं वो आप मेरी बात समझिए और मुझे बोलने दीजिए। जब राज्य की जनता ने भाजपा को नकार दिया, भाजपा को नेस्तनाबूद कर दिया उनके मंसूबों को, तब भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रोपेगेंडा चलाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं अभी तो क्या प्रोपेगेंडा? संजय जी जरा स्पष्ट तो कीजिए, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या? बीजेपी क्या प्रोपेगेंडा कर रही है? 17 लोगों की जान नहीं गई है पश्चिम बंगाल में क्या? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की नहीं है क्या? किसी और मुल्क की है वो? अब सब आप ही बोल देंगे तो मुझको क्यों? अरे सर, तो बात फैक्चुअल कीजिए ना। आपको पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना है संजय जी, इसलिए नहीं कि आप झूठ बोलेंगे।
सच बोलिए सर। मेरी बात तो आप सुनेंगे। मैं तो टीएमसी आप के मुझसे सब 7 लोग सुनेंगे। जिनकी जान अच्छा, गई ये है बताइए। उसको लेकर भी आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं सबका जवाब दे रहा हूं, आपको सबका जवाब दे रहा हूं। आप धैर्य तो रखिए। नानूर की एक घटना, महिला का बलात्कार हुआ, जो घटना प्रचारित की गई, आज ही मैंने सुबह ट्विटर में देखा, वीरभूम जिले के जो एसपी थे, पहले के एसपी को चुनाव आयोग ने हटा दिया था और त्रिपाठी जी को चुनाव आयोग ने अपॉइंट किया था। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि ये जो घटना बताई जा रही है ऐसी घटना नहीं हुई, मैंने पूरी इंक्वायरी की है। अब हम इसको क्या कहें? और देखिए, मैं आपको बात बताता हूं सर, उस घटना का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया जिस घटना को आप झूठा या सच्चा बता रहे हैं। मैं सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं कि आग लगती हुई तस्वीरें क्या झूठी हैं? 17 लोगों की जान अगर गई है, जिसमें बीजेपी कह रही है हमारे 9 कार्यकर्ता मारे गए हैं, आप कह रहे हैं आपके 7 कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या ये खबर झूठी है? ये खबर, इस खबर पर मैं आ रहा हूं ना। और ये जो हत्याएं हुई हैं, हत्याएं किसी भी की हो, बेहद दुखद है और हम खुद बेहद शोकजदा है और अति पुलिस कार्रवाई कर रही है और अति शीघ्र पुलिस कितनी गिरफ्तारियां हो गई अब तक? पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो संजय जी आप देखिए ना, शाम तक या कल सुबह तक क्या अपडेट्स आते हैं आप देखिए। 4 दिन हो चुके हैं अब तक हिंसा होते हुए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को जलते हुए 4 दिन हो चुके हैं। आपके पास ये आंकड़ा नहीं है कि गिरफ्तारी कितनी हुई है? अगर राज्यपाल की भूमिका थी, चुनाव आयोग की भूमिका थी, तब भी तो कुछ आंकड़ा आया होगा ना सर सामने। देखिए, आज दीदी ने शपथ ली है और दीदी ने कल से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और पुलिस प्रशासन को जैसा कहा जाना चाहिए था कर दिया। अब पुलिस प्रशासन को हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या करती है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अति शीघ्र हालात सामान्य हो जाएंगे। हम किसी भी प्रकार की हिंसा पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुबीर सर बहुत संक्षेप में, क्या रातों रात सब कुछ ठीक होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि अब चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो गई है, ममता बनर्जी सीएम बन गई हैं, अब कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होगी। कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होगा। हम पत्रकार हैं, हमसे क्या पूछे? पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है और ये जो यहाँ सत्ता संभाले हुए हैं, ये इनका फर्ज बनता है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस ना हो, इस पर काबू पाया जाए जी। अब चुनाव के तुरंत बाद पॉलिटिकल वायलेंस अगर हुआ है और हो रहा है तो होने के लिए मतलब इसको रोकने का जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल वायलेंस पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है, इसका वजह जो भी हो, बट एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर तुरंत काबू पाना चाहिए। अब ये पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बट पैशन जो है बहुत हाई चल रहा है, दोनों तरफ से हाई चल रहा है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज अनुराग बताता हूँ, भाजपा और तृणमूल मेन प्रतिद्वंदी थे, इनके बीच लड़ाई हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बट कई जगह लेफ्ट के लोग जो कि इस चुनाव में मार्जिनल रहे हैं, कांग्रेस के लोग, उनका भी पिटाई हो रहा है। हाँ, अभी सुंदरबन से हमको खबर है गोशावा में कि लूटपाट हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम लूटपाट हो रहा है। तो ये बहुत गलत चीज है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई क्रेडिबिलिटी मायना रखती है तो ममता दीदी सिर्फ नहीं, यहाँ के जो पुलिस के चीफ हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ किसी जमाने में पत्रकार थे, आलापन बैनर्जी, इनको इस पर काबू पाना पड़ेगा और आने वाले 24 घंटे के अंदर काबू पाना पड़ेगा। संजय जी सुन रहे हैं आप सुनील भौमिक साहब को? सरकार और प्रशासन की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चुनाव आयोग में ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके मोहम्मद अमीन साहब हैं। अमीन साहब, सुना आपने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को भी लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए अब तक तो हम सीन में नहीं थे, चुनाव आयोग सीन में था, अब हमने सत्ता संभाली है, शपथ ली है, अब हम हालात बदल देंगे। क्या चुनाव आयोग कुछ कर सकता था? क्या चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया जो उसको करना चाहिए था? आपने देखा होगा कि जब चुनाव चल रहे थे तो इसीलिए इतने फेजों में कराया गया था, जिसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया कि इतने फेजों में क्यों कराया गया चुनाव। 8 फेज में बहुत ही वहां पर भयंकर स्थिति थी, चुनाव से पहले भी और अब आपको चुनाव होने के बाद भी दिख रही है। इनके कार्यकर्ता उत्तेजित हैं, वो देख रहे हैं कि ये टीएमसी के लोग जीत गए हैं, इसीलिए हम जो चाहें करेंगे। और इसलिए हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी फोर्सेज आई थी यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए, बाहर की फोर्सेज थी और इलेक्शन खत्म होते ही उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं। वो यहाँ इसलिए यहाँ बैठेंगे नहीं, यहाँ का लोकल लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। अब यहाँ पर मोहम्मद अमीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को शाम को नतीजे आते हैं, उसके बाद जो अर्धसैनिक सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसी हैं, वो सब हट जाती हैं।
2 तारीख के शाम के बाद उनका कोई रोल नहीं रहता, उस दरमियान भी जब तक कि मुख्यमंत्री शपथ ना ले लें। नहीं, नोटिफिकेशन 3, 4, 5 इन 3 दिनों में अर्धसैनिक बलों की कोई भूमिका नहीं थी, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से लोकल पुलिस की भूमिका थी, जिसको कि चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि किसी तरह का कोई उपद्रव वहां नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको पता है। और उसको लिए कहा गया था, और दोनों ही पार्टियों के लोगों को भी ये कहा गया था कि वो संयम बरतेंगे। लेकिन अब वहां पर क्या स्थिति है, मैं तो वहां पर हूं नहीं और ना वहां पे अधिकारी हैं। यहाँ पर लोकल पुलिस जो है बॉम्बे की कलकत्ता के जो लोग हैं और कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उसको वहां पर देखना है, और अधिकारी वहां के लोकल अधिकारी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह से ये अनह्यूमन है, ये बहुत ही गलत बात है कि एक दूसरे को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, एक लाइन में मैं समझूं कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। ठीक है। राजीव जेटली, संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि देखिए अब हम सत्ता में आए, 24 घंटे में स्थितियां सुधर जाएंगी, भरोसा है आपको क्या? दीक्षित जी, आग के ऊपर राख डालने से आग नीचे बुझ नहीं जाती है, हकीकत को बयां करना जी से भी अगर हकीकत नहीं बाहर निकलेगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा ये ब्लंडर होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने वाला है। हकीकत क्या है? जो लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं वो हकीकत जानते हैं, चाहे उसमें वरिष्ठ पत्रकार भौमिक जी हो, शायद ना बोल पा रहे हो, वो अलग बात है। हकीकत यह है कि जहां जहां पर मिक्स्ड कम्युनिटी रहती है, हिंदू मुसलमान बराबर के रहते हैं, वहां पर किया जा रहा है कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या उसका सपोर्टर है, उसके घर पे घुसकर उनकी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी इसलिए की जा रही है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ता घर पर नहीं है उसको संदेश चले जाए कि अगर तुम नहीं माने, तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो हम आपके घर में जाकर ये हरकत करेंगे। दूसरी तरफ नहीं दीक्षित जी पूरी बात हिंदू और मुसलमान पूरी बात नहीं मैं बिल्कुल मैं आपसे सबसे पहले बोला ना दीक्षित जी, सबसे पहले मैंने आपको बोला भौमिक जी, आप में अगला मौका भौमिक जी को दिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो पश्चिम बंगाल की हकीकत बताएंगे, लेकिन पूरी बात होने दीजिए। लेकिन जहां पर जिन जगहों पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां टीएमसी कम्युनिस्ट या भाजपा नहीं देखा जा रहा, वहां हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा है। मैं बहुत खुली चुनौती देता हूं, अगर यह हकीकत नहीं है तो कोई भी जाकर के वहां देख ले, कोई भी मीडिया वाला जाकर देख सकता है। वहां पर अभी भी आप लोग बात नहीं कर रहे, नहीं किया जा रहा, अभी भी आप लोग जनता ने ऐसा समझ कर आपको सिखाया, फिर भी आप लोग बात नहीं आ रहा। कैसी हकीकत है? उजागर होना बहुत जरूरी है। चुनाव में आपसे बांटने की कोशिश बीजेपी चुनाव हार गई है, इसका मतलब विपक्ष के तौर पर सवाल नहीं खड़ा करेगी, ये कहना गलत है। लेकिन राजीव जेटली जो बात कह रहे हैं, अगर वो फैक्चुअली गलत है तो आप बताइएगा संजय जी। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ना हमारे देश में चर्चा नहीं हो रही तो क्या बाहर नहीं हो रही? अमेरिका में इतना बड़ा आर्टिकल इस बात पे लिखा गया है कि वहां पर किस तरीके से अलग देश बनाने की मुहिम छेड़ी गई है। अमेरिका ने आर्टिकल लिखा है कि मुगलिस्तान बनाने की बात की जा रही है। अरे हकीकत बताइए ना, हकीकत बताइए क्या चल रहा है वहां पे, हकीकत बताइए क्या चल रहा है वहां पे। पश्चिम बंगाल की हकीकत को जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। दीदी ने वेस्ट बंगाल के मीडिया पे कब्जा किया हुआ है। मैं दूसरी हकीकत बताता हूं आपको, दीदी ने वेस्ट बंगाल की मीडिया पे कब्जा किया है। दीदी के बोले बिना पश्चिम बंगाल में मीडिया एक शब्द नहीं बोल सकता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये हकीकत है, आप किसी से पूछ के देखिए, अपने रिपोर्टर से बोलिए, वहां पर क्या हकीकत है बताएगा आपको। जो पश्चिम बंगाल में ऐसी बातों से आपको बाहर जाना चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल के लोकतांत्रिक चुनाव में आपकी जो पिटाई हुई है लोकतांत्रिक तरीके से, उसे सबक सीखिए। हकीकत को नहीं छुपा सकते, कब तक उलझन होते रहेंगे, अलग प्रलापों के माध्यम से पश्चिम बंगाल की छवि को खराब करने का काम करेंगे। मत दीजिए, आपकी राजनीतिक भूख से इस देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। हाथ जोड़ के विनती है, अपनी राजनीतिक भूख के सामने देश को सरेंडर मत कीजिए। जो वहां हो रहा है लीजिए और अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता सपोर्टर फोन करके हाथ जोड़ के हमें रोकर बोल रहे हैं हमें बचा लीजिए, रोकर बोल रहे हैं बचा लीजिए। हमारे घरों पे अटैक हो रहा है। जिसने बीजेपी को वोट किया वो रो रहा है अपने घर के अंदर बैठ के, और आपको सबूत चाहिए तो बोले जाएगा नहीं संजय जी। विपक्ष की पार्टी के तौर पर अगर आपसे कह रही है बीजेपी या बीजेपी के नेता, तो आपको भी संजीदगी बरतनी चाहिए सर, आपको गंभीरता से उस बात को समझना चाहिए। फैक्चुअली उस बात को आप खारिज कर दीजिए, तथ्यों के साथ आप उस बात को खारिज कर दीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन सुबीर भौमिक जी, सुबीर भौमिक सर, जो बात यहाँ पर राजीव जेटली कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई
सिर्फ टीएमसी या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर वो धार्मिक लड़ाई भी है। क्या आपके संज्ञान में भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं सर? कुछ इनपुट्स आ रहे हैं क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं। और एक चीज राजीव जी को हम याद दिलाएं कि ममता दीदी से और कोई डरे, हम नहीं डरते हैं। हमारे साथ बीबीसी में रहते वक्त बहुत बार उनका टकराव हुआ है और परवेल बहुत जबरदस्त लड़ाई हुआ है। हम ममता दीदी से भी नहीं, मोदी जी से भी नहीं घबराते, ये याद रखिए। बीबीसी से दीदी क्यों लड़ेंगे भौमिक जी? आपने तो खुद ही उजागर कर दिया अपने आप को। मैं तो अभी आपने बीबीसी बोलते ही उजागर कर दिया। बीबीसी से क्यों लड़ेंगे दीदी, बताइए। अरे नहीं सर, क्यों लड़ेंगे बीबीसी से? राजीव सर व्यक्तिगत आ गई ना, राजीव सर व्यक्तिगत नहीं होते, आ गई ना। अभी तक संस्थान पर भी निशाना, मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए इस देश के 17 नागरिकों की जान गई है पश्चिम बंगाल में, वो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे ज्यादा अफसोसजनक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, 9 बीजेपी के 7 टीएमसी के, या आंकड़ा इसका उल्टा भी हो, तब भी इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हम कह तो रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का ये सीरियस मसला है, और ये भी हम बता देते हैं कि ये जो इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खतरनाक। अरे जाके भौमिक जी हकीकत देखिए, झूठ मत बोलिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आज मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा कोई भी जो चैनल के ऊपर झूठ बोले बैठ के। हकीकत देखिए, अभी मैं कहता हूँ दीक्षित जी अपने रिपोर्टर से पूछिए क्या हकीकत है वहाँ की, और जो भी निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग करता है वो आप हकीकत बताइए। आप यहाँ पक्ष, यहाँ पे हकीकत देखिए। पश्चिम बंगाल में कोई भी व्यक्ति जो टीएमसी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, वो गली में नहीं निकल पा रहा, वो सड़कों पे नहीं निकल पा रहा, वो सब्जी लेने नहीं जा पा रहा। ठीक है सुबीर सर, इस वक्त जब माहौल लगातार तनाव भरा है, सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है वहीं के लोगों के द्वारा कि हम चूंकि हिंदू हैं इसलिए हमको चिन्हित किया जा रहा है। मैं बिल्कुल भी धार्मिक तौर पर तनाव फैलाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अगर इस बात को कह रहे हैं तो जो बात सोशल मीडिया पर चल रही है सर, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सुबीर सर नहीं, अब सुनिए, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं फेसबुक का बंगाली का फैक्ट चेकिंग हेड रहा हूं और बनवीस का भी। मुझे क्राउड टैंगल सॉफ्टवेयर यूज करना आता है। कितने वीडियोस, पुराने वीडियोस जो हैं ये वायलेंस के टाइम में अभी चलाया जा रहा है, वो भी मैं देखा। मैं ओरिजिनल मीडिया हूं, ये सोशल मीडिया से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हम ओरिजिनल फैक्ट चेकिंग करते हैं। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है भौमिक जी, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां पे, मतलब ऐसा कुछ जो मैं बात कह रहा हूँ वो झूठ है? आप बोलिए वो बात झूठ है, केवल इतना बोलिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इसी चैनल के ऊपर इसी डिबेट में, आपको हिंदी भी नहीं समझ में आता है क्या? दिखाऊंगा आपको इसी डिबेट में, दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा। आप बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज नहीं। ठीक है राजीव जी थोड़ा समझने में अंतर है। राजीव जी थोड़ा समझने में अंतर है। सुबीर भौमिक कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सवाल पश्चिम बंगाल के डीजीपी पर है, ये सवाल पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर है, ये सवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर है। सुबीर भौमिक ने ये बात कही है, लेकिन सुबीर भौमिक ये कह रहे हैं कि इसको धार्मिक एंगल देना गलत होगा, हिंदू और मुसलमान इसको ना किया जाए, जैसे इनपुट्स उनके पास आ रहे हैं। आपके पास राजीव जी कुछ फैक्ट्स है तो आप जरूर साझा कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।